नमस्कार दोस्तों, वीडियो रहेगा असम और बिहार में हो रहे फ्लड्स के बारे में। क्यों होते हैं ये फ्लड्स और कैसे हम इसको रोक सकते हैं, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ भी कहूँ, आप ये विजुअल्स देख लीजिए। आपने ये विजुअल्स शायद ही किसी टीवी के न्यूज़ चैनल में देखा होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। अब दोस्तों, ये असम का फ्लड नया नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि असम में फ्लड हो रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि देश किस हाल से गुजर रही है। कोरोना वायरस, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट और ना जाने कितने ऐसे इश्यूज हैं जो कि बार बार देश को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में असम का फ्लड एक मेजर थ्रेट होके हमारे सामने। असम में फ्लड होने के मेजरली 3 कॉजेस होते हैं। पहला, इंस्टेबिलिटी इन ब्रह्मपुत्र रिवर, आप उसको क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हैं। दूसरा, ब्रीच ऑफ एम्बैंकमेंट्स। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन, मैसिव डिफॉरेस्टेशन कैचमेंट एरियाज। अब ये इंस्टेबिलिटी इन ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है? जो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड रेनफॉल से प्रेडिक्टेड रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसके लिए अथॉरिटीज़ प्रिपेयर नहीं। दूसरा जो फैक्टर है वो है ब्रीच ऑफ एम्बैंकमेंट्स। अब एम्बैंकमेंट्स क्या है? एम्बैंकमेंट्स को आप एक चेक डैम की तरह समझ सकते हो, जो छोटे छोटे डैम्स की तरह होते हैं। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वो बने होते हैं। आयरॉनिकली यही फ्लड का कॉज बनते हैं। ये 1950s से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब ये आइडिया 1950s का है, तो ये आउटडेटेड हो चुके हैं। तो जब ये प्लान्ड वे में इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो ये टूट जाते हैं और एक कम इंटरवल में, कम टाइम इंटरवल में बहुत सारा पानी एक साथ चला आता है, फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब आसाम का जो फ्लड मैनेजमेंट है वो बहुत काफ़ी हद तक डिपेंड करता है एम्बैंकमेंट्स के ऊपर। वो एम्बैंकमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। अब इस सिचुएशन में जब एम्बैंकमेंट्स ही उनका साथ नहीं देता है तब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 80% से ज़्यादा एम्बैंकमेंट्स पुअरली कंस्ट्रक्टेड थे और वो डेकेड से टूटे हुए हैं, उनको आज तक नहीं ठीक किया गया है। और इसका रीज़न में ये बताया गया है कि उनके जो कंट्रैक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में नहीं पड़ती है।
उनके बीच के जो क्लैशेस हैं उसकी वजह से ये एम्बैंकमेंट्स को री एनफोर्स नहीं किया जा रहा। तीसरा फैक्टर है जो कि असम में फ्लड होने में कंट्रीब्यूट करता है, वो है मैसिव डिफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरियाज। अब कैचमेंट एरियाज का मतलब क्या है? जो एक कैचमेंट एरिया हम उसे कहते हैं जहां से एक जमा हुआ पानी वो किसी एक पर्टिकुलर रिवर या फिर लेक में बहता है। अब जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है कैचमेंट एरियाज में तो वाटर की रन ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है और फ्लड का रूप। अब दोस्तों ऑफिशियल डेटा के अनुसार जो कि असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पब्लिश करती है, तो उसके अनुसार अब तक असम के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लड 122 लोगों की जान ले चुका है। 2.7 मिलियन इसमें अफेक्टेड हैं, 2543 विलेजेस इसमें अफेक्टेड हैं और 1.28 लाख हेक्टर्स की ज़मीन का क्रॉप डैमेज हुआ है। और दोस्तों ये जो फ्लड है सिर्फ असम में नहीं है, बल्कि ये बिहार को भी डैमेज कर रहा है। बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 लोगों की जान ले चुका है और वहाँ पे भी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्टेड। ये फ्लड्स दोस्तों सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, वो असम में सिचुएटेड है। उसके तकरीबन 85% एरियाज फ्लड अफेक्टेड हो चुके हैं, जहाँ पर 125 से ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक स्ट्रेंज फैक्ट है, एक खुशखबरी यह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फ्लड काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए नेसेसरी है। अब क्यों नेसेसरी है, इसके रीजन में उन्होंने ये बताया कि काजीरंगा नेशनल पार्क का इकोसिस्टम रिवरन इकोसिस्टम है जो कि बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जो ये फ्लड का पानी अनवांटेड प्लांट्स से छुटकारा दिलाती है, जैसे कि वाटर हायसिंथ जो कि एक थ्रेट बन चुकी है दूसरे इंडिजिनस प्लांट के लिए। अब एक्सपर्ट्स की माने तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए फ्लड्स नेसेसरी हैं, लेकिन ये फ्लड्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। अब क्या है ये इश्यूज? पहला इशू है फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। जी हाँ दोस्तों, हर 10 साल में जो फ्लड्स आते थे बड़े फ्लड्स, अब वो हर 2 साल में आने लगे हैं और इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा जो रीज़न है वो है NH37 में हो रहे रोड एक्सीडेंट्स। NH37 सिग्निफिकेंट क्यों है दोस्तों? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र रिवर और कार्बी एंग्लोंग हिल्स के बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में। जो कार्बी एंग्लोंग हिल्स हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो हायर ऑल्टीट्यूड पे मौजूद हैं, जो कि फ्लड उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है और एनिमल्स वहाँ पर जाते हैं फ्लड शेल्टर के लिए। अब ऐसे में उनको एंग्लोंग हिल्स में जाने के लिए NH37 को क्रॉस करना पड़ता है और NH37 को क्रॉस करते वक्त बहुत सारे रोड एक्सीडेंट की वजह से एनिमल्स का डेथ होता है और एनिमल्स के सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे पोचर्स और हंटर्स लोग भी आते हैं और उनको मार देते हैं। इसकी वजह से एनिमल की डेथ की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। फ्लड की वजह से विलेजेस में या फिर लोगों के रहने के जगह पे एनिमल्स लोग जाते हैं, जिसके वजह से उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है, ह्यूमंस लोग उनको मारते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन दोनों की डेथ्स होती है। सवाल ये आता है कि इस चीज़ का सलूशन क्या है? हम नेचुरल कैलामिटी को नहीं रोक सकते, फ्लड को हम नहीं रोक सकते, लेकिन फ्लड के हो रहे डैमेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन ये उभर कर आ रहा है वो है अवेयरनेस। अभी भी कैंप्स सेटअप करके गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के यूज़ से उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और जो रेगुलर अपडेट्स हैं लोगों को देने पड़ेंगे। दूसरा है एम्बैंकमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, एम्बैंकमेंट्स पुराने आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको हम प्लान्ड तरीके से उनको री इन्वेंट करना पड़ेगा। एम्बैंकमेंट्स को प्लान्ड वे से कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे और उनके जो ब्रिजेस हैं उनको रोकना पड़ेगा। तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से 2 फायदे होते हैं। एक तो
कि जो रेन वाटर है वो सेव रहता है, वाटर हार्वेस्टिंग होती है, और दूसरा जो रन ऑफ है उसको हम कम कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये मैसेज को शेयर कीजिए और असम के लिए प्रे कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।